लोग एक बड़ा इम्पोर्टेंट केस डिस्कस करेंगे, केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केशवनंद भारती केस की फैक्ट समरी, और इसके बाद 24th अमेंडमेंट, 25 अमेंडमेंट, 29th अमेंडमेंट, एंड उसके बाद में आपके द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। So Keshavanand Bharati versus State of Kerala 1973. Keshavanand Bharati is a landmark case, and the decision taken by the Supreme Court outlined the basic structure of doctrine of the Constitution. The decision was given by the bench in Keshavanand Bharati case was very unique and thoughtful. The judgment was 700 pages, which include a solution for both Parliament right to amend the law and the citizens' right to protect their fundamental right. इसमें दोनों चीज़ों को ध्यान रखा गया कि पार्लियामेंट का जो राइट है अमेंडमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी बताया गया, और सिटीजन के जो राइट हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया गया। द बेंच केम विद द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन द ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट। सो बेंच यहाँ पे डिसीजन पे जो दिया उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स इस केस में ही दिया, और उन्होंने जो आपके इंडियन सिटीजन्स हैं उन लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया यूजिंग दिस डॉक्ट्रिन। द बेंच थ्रू दिस सोल्यूशन सॉल्व द क्वेश्चन विच वर लेफ्ट अनआंसर्ड इन गोलकनाथ केस। जो गोलकनाथ केस में जो हमारे क्वेश्चन अराइज हुआ था, जो अनआंसर्ड था, दिस केस ओवर रूल्ड द डिसीजन गिवन बाय द केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और इस केस ने केशवनंद भारती ने गोलकनाथ के डिसीजन को ओवररूल किया बाय पुटिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन द पार्लियामेंट राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गोलकनाथ में दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास में जो है पार्लियामेंट के पास में जो पावर है वो अनलिमिटेड है, उस पर यहाँ पे उन्होंने एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एंश्योर दैट द अमेंडमेंट डू नॉट टेक अवे द राइट ऑफ सिटीजन विच वर गारंटीड देम बाय द फंडामेंटल राइट। और उन्होंने ये गारंटी दी कि जो फंडामेंटल राइट है उनको वो सेफ गार्ड करेंगे, उनका सेफ गार्ड उन्होंने इस केस में ही दिया। समरी ऑफ द फैक्ट। सो हम फैक्ट पे यहाँ पे अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। केशवनंद भारती वाज द चीफ ऑफ अंधेर मूट विच इज़ द रिलीजियस सेक्ट इन कसरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। सो ये एक मठ था केशवनंद भारती का, और वो उसके चीफ थे। केशवनंद भारती हैड सर्टेन पीस ऑफ लैंड इन सेक्ट विच वर ओन बाय हिम इन हिज नेम। और उनके नाम से, केशवनंद भारती के नाम से उस मठ की कुछ ज़मीन थी। The state government of Kerala introduced the Land Reform Amendment Act 1969। और जो केरला गवर्नमेंट ने एक लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 1969 में। अकॉर्डिंग टू द एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट वाज एंटाइटल्ड टू एक्वायर सम ऑफ द सेक्ट लैंड ऑफ विच केशवनंद भारती वाज द चीफ। और उस जो एक्ट है उसकी अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट थी वो एंटाइटल थी उनकी ज़मीन को एक्वायर करने के लिए, जिसके वो चीफ थे मठ के। सो ऑन 21 मार्च 1970 केशवनंद भारती मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ हिज राइट विच गारंटीड अंडर आर्टिकल 25 right to practice and propagate religion, article 26 right to manage religious affairs, article 14 right to equality, article 19(1)(f freedom of acquire property, and article 31 compulsory acquisition of property. When the petition was filed under the consideration by the court, the Kerala government another act such that Kerala Land Reform Amendment Act 1971। सो इसमें क्या है कि इन्होंने एक अंडर आर्टिकल 32 के तहत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि इनकी जो फंडामेंटल राइट है इनका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। आर्टिकल 26 जो कि उनको अधिकार देता है उनके रिलीजियस जो मैटर है उसको प्रैक्टिस करने का। 26 में राइट टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल 14 में उनको राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है, और आर्टिकल 19(1)(f में उनको फ्रीडम है एक्वायर करने की प्रॉपर्टी, जो बाद में यहाँ पे हटा दिया गया। और आर्टिकल 31 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये भी उनको अधिकार है, तो उसने
इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए. आफ्टर द लैंडमार्क केस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द पार्लियामेंट पास ए सीरीज ऑफ अमेंडमेंट इन ऑर्डर टू ओवररूल द जजमेंट ऑफ गोलकनाथ केस. और गोलकनाथ केस के बाद में, क्योंकि गोलकनाथ केस में बोला गया था कि पार्लियामेंट कोई भी रूल बना सकती है, तो उनको जजमेंट को ओवररूल करने के लिए इन्होंने 1971 में 24th अमेंडमेंट पास किया, 1972 में 25th और 29th अमेंडमेंट पास किया सब्सिक्वेंटली. द फॉलोइंग अमेंडमेंट वर मेड आफ्टर द गोलकनाथ केस वाज चेंज्ड इन द प्रेजेंट केस आर. सो 24 अमेंडमेंट में लेके क्या आए कि इन द केस ऑफ गोलकनाथ इट वाज लेड डाउन द जजमेंट दैट every amendment which is made under article 368 will be taken an exception under article 30. सो उन्होंने बोला था कि जो आर्टिकल 13 है कि जो कोई अगर जो लॉ इनकंसिस्टेंट होगा अगर फंडामेंटल राइट के साथ में, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो लॉ वैलिड नहीं होगा. अगर आर्टिकल 368 के अंडर इन्होंने अमेंडमेंट किया है. Therefore, in order to neutralize that effect, the Parliament through the amendment in Article 30 of Constitution annex clause 4 to the amendment can have an effect in under Article 30. So उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 के में ही इन्होंने एक अमेंडमेंट किया और उसमें क्लॉज 4 ऐड कर दिया कि अमेंडमेंट के पास पावर है, जो कि आर्टिकल 30 कभी उसमें वॉल्यूशन नहीं होगा, वो फिर भी अमेंडमेंट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट में भी. द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू रिमूव एनी काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी एडेड क्लोज 3 टू द आर्टिकल 368 विच रीड एज फॉलोइंग. नथिंग इन आर्टिकल 30 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेन अंडर दिस आर्टिकल. सो इन्होंने पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया आर्टिकल 368 क्लोज 3 में कि कोई भी जो आर्टिकल 368 में वो अमेंडमेंट करेंगे, लाइक आर्टिकल 13 वहाँ पे उस पर अप्लाई नहीं होगा. ओके, सो आर्टिकल 30 में हम लोग अगर कोई भी लोग अगर फंडामेंटल राइट के साथ में इनकंसिस्टेंट है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा और पार्लियामेंट के पास में कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि आर्टिकल 30 का वॉल्यूशन करता हो. उन्होंने उसको ही बोला कि उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर. So in the case of Golaknath, the majority decided the Article 368 earlier contained the provision in which the procedure of amendment was given and not in the power. So in order to include the word power in the Article 368 was amended and the government word power was added in the marginal note. So इन्होंने बोला कि आर्टिकल 368 में पहले वर्ड पावर नहीं था, क्योंकि उसमें आर्टिकल 368 में प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे अमेंडमेंट करेंगे हम लोग. अगर हमें किसी भी लॉ में अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, उसका प्रोसीजर वहाँ पे है. बट पार्लियामेंट के पास में पावर नहीं है कि वो कोई ऐसा अमेंडमेंट करे जो कि फंडामेंटल राइट का वोलेशन करता हो या कुछ भी हो ऐसा. सो उन्होंने कहा, तो यहाँ पे फिर उन्होंने आर्टिकल 368 के अंदर पावर वर्ड को ही अमेंड कर दिया कि नहीं, पार्लियामेंट के पास में पावर है. The Parliament tried to draw a distinction between the procedure in an amendment and in ordinary law through amendment in the Article 368(2). Earlier, the President could exercise his power to refuse or withhold a bill for the amendment. पहले प्रेसिडेंट अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता था, वो मना कर सकता था और विदहोल्ड कर सकता था बिल को अमेंडमेंट करने के लिए. बट आफ्टर 24 अमेंडमेंट द प्रेसिडेंट डिड नॉट हैव द चॉइस टू रिफ्यूज withhold a bill. बट आफ्टर 24 अमेंडमेंट प्रेसिडेंट के पास में ये चॉइस नहीं है कि वो बिल को होल्ड करे या उसको रिफ्यूज़ करें. वो उसको मना कर सकते हैं, बट वो डिस्कस कर सकते हैं, वो उसको मना नहीं कर सकते, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि मैं इसको नहीं करूँगा. दिस वॉज डन बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द अमेंडमेंट फ्रॉम द एक्सेप्शन that the mention under article 3 of the 13 of the constitution. So प्रोटेक्ट करने के लिए अमेंडमेंट को इस एक्सेप्शन से जो कि आर्टिकल 13 में मेंशन है, इन्होंने ऐसा किया. 25th अमेंडमेंट लेके आए फिर ये. थ्रू दिस अमेंडमेंट द पार्लियामेंट वांटेड टू मेक इट क्लियर दैट दे आर नॉट बाउंड टू एडिक्वेटली compensate the landlord in the case their property is taken by the state government, and in order to do so the word compensation was replaced with the word amount under article 32 subclause 2 of the constitution. So
इस अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने क्या किया, जो कंपनसेट वर्ड है उन्होंने कंपनसेट को रिप्लेस कर दिया वर्ड अमाउंट के साथ में। ये स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है वो उसको कितना कंपनसेट दे, बट वो कंपनसेशन क्योंकि इक्वल अमाउंट का होना चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ कंपनसेशन यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया अमाउंट, आर्टिकल 31 क्लॉज 2 में। ओके, सो ये 25th अमेंडमेंट में लेकर आए उन्होंने कंपनसेट वर्ड को रिप्लेस कर दिया वर्ड अमाउंट के साथ में। ओके, द लिंक बिटवीन आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज F एंड आर्टिकल 31 क्लॉज 2 was removed। और इन्होंने क्या किया 25 अमेंडमेंट में, जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F एंड जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 दोनों को रिमूव कर दिया। Under Article 31C of the Constitution, a new provision was added in the order to remove all the difficulties and to fulfill the objective laid down under Article 39B and 39C. It was decided that Article 14, 19 and 31 will not be applied to any law। और इन्होंने यहाँ पे आपका 39B और C में भी अमेंडमेंट किया। उसको ऑब्जेक्टिव को 31C के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इन्होंने कहा कि आर्टिकल 14, 19 एंड 31 का कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होगा जब हम ये मैटर डिसाइड करेंगे। इन ऑर्डर टू मेक आर्टिकल 39B एंड 39C इफेक्टिव, द कोर्ट इम्यूनिट फ्रॉम इंटरवेंशन इन एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। और कोर्ट ने इम्यूनिटी दे दी कि वो किसी भी मैटर में पार्लियामेंट की इंटरवेंशन नहीं करेगी। 29th Amendment. The 29th Amendment was passed in the year 1972. It insert in the Kerala Land Reform Act into the 9th schedule। और अगर कोई 9th schedule में इन्होंने डाल दिया तो उसमें फिर मतलब उसको कोर्ट कुछ नहीं करेगा, उस पर कोई रिव्यू नहीं होगा। इट मीन दैट द मैटर रिलेटेड टू द केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट विल बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ जुडिशरी टू ट्राई। सो वो जुडिशरी में ट्राई नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उसको शेड्यूल 9 में डाल दिया। All the amendments which were made by the central government in some or other way protect the amendment made by the state government from being tried in the court of law. Provision of Kerala Land Reform Act along with 24th, 25th and 29th amendment were challenged in the court of law। But ये आपकी केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट के चैलेंज किया गया जो 24, 25 और 29th अमेंडमेंट है कोर्ट ऑफ लॉ में। इशू बिफोर द कोर्ट, अब कोर्ट के सामने क्या क्या इशू थे ये हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वेदर द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 इज constitutionally valid or not, same with the 25 amendment and same with the 29 amendment। the context of which the parliament can exercise its power to amend the constitution, ये चीज़ें हमारे सामने आई। पिटिशनर की जो कंटेंशन थी उसने अपनी कंटेंशन यहाँ पे इस तरह से दी कि इट वाज कंटेंटेड बाय द पिटिशनर दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए वे दे वांट टू एज दे हैव ए लिमिटेड पावर टू डू सो। सो पिटिशनर ने अपनी कंटेंशन दी कि पिटिशनर ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती जैसे वो चाहते हैं, यहाँ पे उनकी पावर की कुछ लिमिटेशंस हैं। The Parliament cannot exercise its power to amend the Constitution by changing its basic structure as the same as propounded by Justice Mudhokar in the case of सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सो उन्होंने बोला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि जस्टिस मधुकर ने भी कहा सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराज में राजस्थान में, कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता। द पिटिशनर प्लीड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज प्रॉपर्टी अंडर द आर्टिकल 19(1) क्लॉज F ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पिटिशनर ने प्लीड किया कि उसका जो राइट है उसको प्रोटेक्शन दी जाए उसकी प्रॉपर्टी की आर्टिकल 19(1) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। It was argued by him that the 24th and 25 constitutional amendment violate the fundamental right which was provided under Article 19(1) clause F and the Indian Constitution. Fundamental rights are available to the citizen of India to ensure freedom, and if they are constitutional amended take away such right, then the freedom which is ensured under the Constitution to its citizen will be deemed to be taken away from them। सो उन्होंने बोला कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, फ्रीडम दी है
जो कि राइट टू फ्रीडम, जो हमारी फ्रीडम को इंश्योर करती है, अगर इस तरह के अमेंडमेंट किए जाएंगे तो फिर हमारी फ्रीडम की हमसे ले ली जाएगी, अगर इस तरह से ये अमेंडमेंट होते रहे। रिस्पोंडेंट कंटेंशन, अब रिस्पोंडेंट ने अपनी कंटेंशन यहाँ पे इस तरह से दी है, रिस्पोंडेंट वाज द स्टेट, सो स्टेट यहाँ पर रिस्पोंडेंट था और रिस्पोंडेंट ने यहाँ पे बोला द स्टेट कंटेंडेड दैट द सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम, सो द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली। सो उन्होंने कहा कि जो सुप्रीमेसी है यहाँ पे वो लेजिस्लेटिव की है, पार्लियामेंट की है, और उनके पास में अनलिमिटेड पावर है, वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। स्टेट ऑल्सो कंटेंडेड दैट द ऑर्डर टू फुलफिल इट्स साइको इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन विच हैव बीन गारंटेड द सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द प्रेम्बल, कि जो हमारी सोशल इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस है, जो ड्यूटी है, उनकी हम गारंटी देते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में। इट्स इम्पोर्टेंट दैट द पार्लियामेंट एक्सरसाइज इट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी लिमिटेशन। सो यहाँ पे पिटिशनर रिस्पोंडेंट ने बोला कि पार्लियामेंट एक्सरसाइज इज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी लिमिटेशन बिकॉज दे आर फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेम्बल। सो ये इनकी कंटेंशन थी। जजमेंट, इट वॉज हेल्ड दैट द अपेक्स कोर्ट बाई ए मेजोरिटी ऑफ 7-6, सच है कि एक मेजोरिटी के साथ में पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू फुलफिल इट्स साइको इकोनॉमिकल ऑब्लिगेशन गारंटीड टू द सिटीजन अंडर द प्रेम्बल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच अमेंडमेंट वुड नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन्होंने सच है कि मेजोरिटी के साथ में ये जजमेंट दिया कि अमेंडमेंट किया जा सकता है और पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती हैं ऑब्लिगेशन के साथ में, कि अगर उनके पास में साइको इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन गारंटी देती है सिटीजन को प्रिम्बल के की सब्जेक्ट टू द कंडीशन, और उसको स्ट्रिक्ट, बट वो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो चेंज नहीं करेंगे। और मेजोरिटी डिसीजन वाज डिलीवर बाय द एस एम सीकरी, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, KS हेगड़े, BK मुखर्जी, JM शेलात, AN ग्रोवर, P जगमोहन रेड्डी, JJ and Khanna J, whereas the minority opinion were written by AN Bray, DG Pelakar, KK Matthew, MH Beg, SN Dwivedi और YN Chandrachud ji. The majority bench wrote different opinion, but the still reluctant to give the undefeated authority to the parliament. The landmark case was decided on 24th April 1973. The court upheld the 24th constitutional amendment entirely, but the first and second part of the 25th constitutional amendment act was found to be intra-virus and ultra-virus respectively. It was observed by the court in the relation to the power of the parliament to amend the constitution that it was question that was left unanswered in the केस ऑफ गोलकनाथ। सो 24th और 25th अमेंडमेंट में जो हमारा क्वेश्चन अराइज हुआ था, जो अनआंसर्ड था, वो गोलकनाथ केस में, उसका यहाँ पे आंसर दिया गया कि इनके पास में ऑब्जर्व किया कोर्ट ने कि पार्लियामेंट के पास में पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की, एंड जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ये क्वेश्चन भी अराइज हुआ कि अमेंडमेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ऑल्सो डिसाइड इन दिस केस। सो एंड हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते। द आंसर टू द क्वेश्चन वाज फाउंड इन द प्रेजेंट केस एंड इट वाज deduced by the court that the parliament has the power to amend the constitution to the extent that such amendment does not change the basic structure of the constitution, कि उसकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगी। इट वाज लेड डाउन बाय द कोर्ट दैट द doctrine of basic structure to be followed by the parliament while amending the provision of the constitution। so इसमें बोला गया है कि जब भी पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करेगी तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखेगी, उसको फॉलो करेगी, और कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं करेंगी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता हो। The doctrine of basic structure. According to the doctrine, the parliament has the unlimited power to amend the constitution subject to the sole condition that such amendment must not change the basic structure of the constitution। because यहाँ पे बोला उन्होंने कि जो फंडामेंटल राइट है ये कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, अगर आप इनको ही अमेंडमेंट कर देंगे तो फिर क्या ही बचेगा। सो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको आप चेंज नहीं करेंगे। द पार्लियामेंट शुड नॉट
in any manner interfere with the basic features of the constitution, without which our constitution will left spiritless and lose its very essence. सो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कोई ऐसा चेंज नहीं करेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिटलेस रहे और अपना एक्शंस खो दे. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट mentioned by the bench and was left to the interpretation of the court. The court need to be see and interpret if particular amendment violate the basic structure of our Indian constitution or not. So जो कोर्ट है वो ध्यान रखेगी, इंटरप्रेट करेगी कि जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है वो वॉयलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को या नहीं करता है. द कोर्ट फाउंड दैट इज contended by the respondent actually there is a difference between ordinary law and amendment. केशवानंद भारती केस to some extent overrule गोलकनाथ केस. जो केशवानंद भारती का केस था वो कहीं ना कहीं पे ओवररूल करता था गोलकनाथ केस को, and the court in that case answered the question which was the left unanswered in Golaknath case in relation to the power of parliament to amend the provision ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो जो गोलकनाथ के इसमें अनआंसर क्वेश्चन था जिसका आंसर नहीं मिल पाया था, उसका क्वेश्चन हम लोगों को केशवानंद भारती केस में मिला कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में, उसके पास में ये पावर है. और यहाँ पे ही हमें मिली द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग. देखने के लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद. सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आप लोगों के डाउट भी क्लियर हो गए होंगे.